महात्मा गांधी हमारे देश को स्वतंत्र कराएंगे, वही हमारे देश के रक्षक हैं। ये शब्द हर उस व्यक्ति के थे जो कि आज़ादी से पहले अपने ही देश में गुलाम थे। उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा हुआ जो कि गांधी भक्त से गांधी दुश्मन बन गया। तो आखिर क्या हुआ था उन 30 सालों के अंदर, जिस वजह से नाथूराम गॉडसे महात्मा गांधी का इतना कट्टर दुश्मन बन गया कि ये बात सीधे उनकी हत्या पर जाकर खत्म हुई। इसीलिए आज की इस महात्मा गांधी पर बनी डॉक्यूमेंट्री में हम उन कारणों के बारे में जानेंगे जो कि नाथूराम गॉड ने बताए हैं कि आखिर उसने गांधी की हत्या क्यों की। क्या गांधी सच में इसी के लायक थे? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि नाथूराम गॉडसे ने आखिर गांधी जी की हत्या कैसे की। इसके लिए हमको चलना होगा 20 जनवरी 1948 को। ये वो दिन था जब गांधी जी की हत्या का पहला प्रयास किया गया। बिरला हाउस में रहते हुए जब गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा करते थे, तब एक दिन की बात है जब गांधी अपने भाषण देने के लिए बगीचे में जा रहे थे। तभी उस समय नाथूराम गॉडसे और उसके कुछ सदस्यों ने उनका पीछा किया। नाथूराम गॉडसे की योजना यह थी कि जब गांधी भीड़ के सामने भाषण दे रहे होंगे, उन्हीं में से एक व्यक्ति ग्रेनेड को भीड़ के दूसरी तरफ फेंकेगा, जिस वजह से उस ग्रेनेड बॉम्ब के विस्फोट से जब भीड़ में अफरा तफरी मच जाएगी, उसके बाद गांधी अकेले पड़ जाएंगे, तब दूसरा बॉम्ब गांधी जी पर फेंक दिया जाएगा। अब योजना के अनुसार बिल्कुल ऐसा ही किया गया। पहले ग्रेनेड बॉम्ब के फेंकने से पूरे भीड़ में अफरा तफरी मच गई। इस वजह से गांधी जी मंच पे अकेले रह गए। तभी नाथूराम गॉडसे की टीम के सदस्य थे दिगंबर बड़गे, जिनको ये काम सौंपा गया था कि जब गांधी मंच पे अकेले रह जाएंगे तब उन पर दूसरा ग्रेनेड बॉम्ब फेंकना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दिगंबर बड़गे अपना साहस खो देते हैं और वो बॉम्ब फेंकने के बजाय भीड़ के साथ भाग जाते हैं। इस तरह गांधी जी को मारने का ये पहला प्रयास असफल होता है, जिसमें जितने भी साजिशकर्ता थे वो सभी बच निकले, सिवाय एक साजिशकर्ता पकड़ा गया जिसका नाम था मदन लाल पाहवे। अब इसके बाद हम चलते हैं 30 जनवरी 1948, यानी कि ठीक 10 दिनों बाद। ये वो दिन था जब गांधी जी की हत्या कर दी गई। इस दिन गांधी जी की हत्या कैसे की गई, इसे जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि इस महिला का नाम मनुबेन गांधी है, जो कि गांधी जी की भतीजी थी। जब गांधी जी पूर्वी बंगाल के नोआखली दंगों में शांति मिशन चला रहे थे, तब उस समय मनुबेन गांधी गांधी के दल की सदस्य बनने आई थीं और तभी से ये महात्मा गांधी के साथ जुड़ गईं। वहीं दूसरी ओर आप इस महिला को देख रहे हो, इसका नाम है आवाबेन चटर्जी। ये महिला गांधी के परिवार में एक गोद ली गई लड़की थी, जिसने आगे चलकर गांधी जी के भतीजे कन्हू गांधी से शादी कर ली। इसके बाद ये महिला भी गांधी जी के साथ जुड़ गई। दोस्तों, ये दोनों महिलाएं जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी उस समय उनके साथ चल रही थी। 30 जनवरी 1948 वाले दिन क्या हुआ था, इस बात को जानने के लिए हमें चलना होगा 1962 में, जब मनुबेन गांधी ने एक किताब लिखी थी, द लास्ट ग्लिम्स ऑफ बापू। ये किताब में उस दिन का संपूर्ण वर्णन है कि आखिर उस दिन गांधी जी ने क्या क्या किया था। दिन था 30 जनवरी 1948। गांधी जी सुबह सोकर उठते हैं और सबसे पहले उन्होंने गीता का पाठ सुनकर अपने दिन की शुरुआत की। इसके बाद गांधी जी ने कांग्रेस के संविधान पर काम किया, जिसे वे हरिजन में प्रकाशित करना चाहते थे। अब समय हो जाता है सुबह के 8 बजे और फिर गांधी जी नहाते हैं और इसके बाद मालिश करते हैं। और इसके बाद उन्होंने मनुबेन गांधी को अपने स्वास्थ्य को लेकर फटकार लगाई थी, क्योंकि मनुबेन गांधी की उस वक्त उम्र 18 वर्ष थी और उनका जो स्वास्थ्य था वो एक 18 साल की लड़की के जैसा नहीं था। वहीं उस समय पर गांधी जी की उम्र 78 वर्ष थी। और इसके बाद उन्होंने प्यारे लाल के साथ मिलकर नोआखली में हुई दंगों पर चर्चा की और इसके साथ ही उन्होंने दोपहर का भोजन किया और आराम करने के लिए चले गए। जब गांधी जी आराम करके उठे तब उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की। उसी दिन काठियावाड़ से कुछ नेता गांधी जी से मिलने आए थे। इस बात की सूचना जब मनुबेन गांधी ने गांधी जी को दी, तब गांधी जी एक भविष्यवाणी करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रार्थना सभा के बाद जीवित रहा तो उन नेताओं से कहना कि मैं उनसे शाम की सैर पर बातचीत करूंगा। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। गांधी जी ने अपने मरने से पहले ये बात पहले ही बता दी थी कि वो मरने वाले हैं। उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के बीच जो बैठक हुई वो समय से थोड़ा ज़्यादा देर तक चली। इस वजह से प्रार्थना सभा में जाने के लिए गांधी जी 10 मिनट लेट हो गए। इसीलिए गांधी जल्दी से जल्दी उस बैठक को पूरा करके मनुबेन गांधी को अपने दाईं ओर और आवाबेन चटर्जी को अपने बाईं ओर, इन दोनों महिलाओं को अपनी छड़ियों की तरह इस्तेमाल करके प्रार्थना सभा की ओर निकलते हैं। अब यहाँ पर मनुबेन बताती हैं कि जब वो गांधी जी के साथ प्रार्थना सभा की तरफ जा रही तब उनकी नज़र भीड़ में से एक मोटे आदमी पर पड़ती है, जो कि भीड़ में से अपनी जगह बना रहा था। मनुबेन गांधी ने सोचा कि शायद वो महात्मा गांधी के पैर छूना चाहता है, इसलिए मनुबेन गांधी ने उस व्यक्ति से ये कहा
कि बापू पहले ही प्रार्थना सभा के लिए 10 मिनट लेट हो चुके हैं, इसीलिए आप उन्हें और शर्मिंदा ना करें। जैसे ही मनुबेन गांधी ने ये बात कही, तभी नाथूराम गॉडसे मनुबेन गांधी को इतना तेज धक्का देते हैं कि वो अपना संतुलन खो बैठते हैं, जिसके बाद उनके हाथ से गांधी जी की किताब और माला दोनों गिर गईं। मनुबेन गांधी बताती हैं कि गोलियों की आवाज़ इतनी तेज थी कि उनके बहरे हो गए और हर जगह धुआं ही धुआं था, जिस वजह से उनको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उन्होंने बताया कि ये घटना 3 से 4 मिनट के अंदर पूरी हो गई। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि आबाबेन चटर्जी के गोद में मरे हुए गांधी पड़े हुए थे। मनुबेन गांधी बताती हैं कि उस समय गांधी जी के हाथ में जो घड़ी थी उसमें 5:17 का समय हो रहा था। साथ ही साथ बापू के सफ़ेद कपड़ों पर हर जगह खून ही खून लगा हुआ था और उन्हें जब उस घटना स्थल से बिरला हाउस तक ले जाया गया, इसमें करीब 10 मिनट का समय लगा। और आश्चर्य की बात यह थी कि उस दिन बिरला हाउस में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि नाथूराम गॉडसे ने जिस पिस्तौल से गांधी जी की हत्या की थी, उस पिस्तौल का नाम था बेरेटा M9034 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल। इस पिस्तौल की मदद से नाथूराम गॉडसे ने पहली गांधी जी के पेट से थोड़ी ऊपर मारी, वहीं दूसरी गोली उससे थोड़ी ऊपर और तीसरी गोली छाती को चीरते हुए निकल गई। इस घटना के होते ही जितनी भी भीड़ थी वो सब गांधी जी की तरफ भागते हैं। कहते हैं कि नाथूराम गॉडसे ने जब इस घटना को अंजाम दिया, इसके बाद वो वहां से भागा नहीं, उसने स्वचाई आत्मसमर्पण कर दिया और पुलिस को बुला के खुद को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये बताया गया है कि वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सभी ने मिलकर नाथूराम गॉडसे को इतना पीटा कि वो पूरा लहू लुहान हो गया और इसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया, फिर उसे जेल ले जाया गया। अब हम उन कारणों के बारे में जानते हैं जो कि नाथूराम गॉडसे ने बताए थे। आखिर वो ऐसी कौन सी बातें थीं जो कि नाथूराम गॉडसे के मन में ऐसी बैठ गईं कि वो सीधे सीधे गांधी का दुश्मन बन गया। आखिर वो ऐसे कौन कौन से आरोप थे जो कि नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी पर लगाए जब वो कोर्ट में अपने बयान दे रहा था। इसीलिए आज हम उन सभी आरोपों के बिल्कुल तह तक जाएंगे और ये जानेंगे कि जो आरोप नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी पर लगाए वो सही थे या फिर गलत। सबसे पहला आरोप नाथूराम गॉडसे गांधी जी पर लगाता है कि गांधी जी के कारण भारत का विभाजन हुआ। नाथूराम गॉडसे अपने बयानों में कहता है कि भारत के विभाजन के दौरान जो भयंकर नरसंहार और पीड़ा थी उसको टाला जा सकता था यदि गांधी और भारत सरकार मिलकर पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे अगर उनकी हत्या को रोकने का प्रयास करती तो। साथ ही साथ पाकिस्तान में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था उसको भी रोकने की कोशिश नहीं की गई। इसके बजाय गांधी जी उपवास का सहारा लेकर बैठ गए। यानी कि नाथूराम गॉडसे ने सीधा सीधा आरोप गांधी जी पर ये लगाया कि गांधी जी बिल्कुल भी हिंदुओं के हित में नहीं सोचते थे, उन्होंने जानबूझकर हिंदुओं को मरने दिया। ये सब कहने के बाद नाथूराम गॉडसे कहता है, मैंने सोचा और ये भविष्यवाणी की यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये भारत के हिंदुओं के लिए सबसे बुरी बात होगी। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि मेरा भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और मैं लोगों से केवल और केवल नफरत की उम्मीद कर सकता हूँ अगर मैं गांधी को मार दूं तो। लेकिन इससे ये होगा कि भारत के हिंदू पाकिस्तान के आक्रमणों से बच जाएंगे, क्योंकि नाथूराम गॉडसे ये सोच रहा था कि भारत पे जितने भी आक्रमण हो रहे हैं उनके पीछे गांधी है। दोस्तों, हम इस बात को जानते हैं कि नाथूराम गॉडसे ने इतना जो कुछ भी कहा क्या वो बिल्कुल सही था? इसके लिए हम चलते हैं 13 जनवरी 1948, यानी कि अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले, जब गांधी जी ने अपना आखिरी उपवास जो कि एक अनशन के रूप में था, और ये अनशन इसीलिए किया गया था कि पूरे भारत में हिंदू और मुस्लिम के दंगे चल रहे थे, हर जगह सांप्रदायिक हिंसा चालू हो गई थी। इसके चलते हुए गांधी जी ने अपना उपवास शुरू किया और ये अनशन 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक चला था। गांधी जी के इस अनशन का मुख्य कारण यही था, वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम ये दोनों आपस में बातचीत कर अपने बीच में एक शांति स्थापित करें। और दोस्तों, ऐसा हुआ भी था। गांधी जी के इस अनशन को रोकने के लिए जो हिंदू और मुस्लिम नेता थे, इन लोगों ने कुछ समितियां बनाई जिनमें कुछ ऐसे निर्देश जारी किए गए जिनमें हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के बीच शांति स्थापित हो सके, इसकी बातचीत की गई थी। जिसके बाद कहीं जाकर 18 जनवरी को गांधी जी ने अपना ये अनशन खत्म किया था। तो दोस्तों, नाथूराम गॉडसे ने जो ये बात कही थी कि गांधी जी ने उपवास इसीलिए रखा था क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें बिल्कुल भी इन दंगों में फंसना ना पड़े, और गांधी जी के इस अनशन के वजह से जो पूरे भारत में हिंदू और मुस्लिम के दंगे चल रहे थे कई हद तक शांत हो चुके थे। इसीलिए नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी पर जो ये आरोप लगाया था कि हिंदू पे अत्याचार होने का कारण महात्मा गांधी हैं,
ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत साबित होता है। दूसरे कारण में नाथूराम गॉडसे बताता है कि महात्मा गांधी पाकिस्तानी समर्थक हैं। उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन किया। चलिए इस बात को अच्छे से समझते हैं। नाथूराम गॉडसे अपने बयानों में कहता है कि गांधी जी ने अपने उपवास के बल पर भारत सरकार पर दबाव डाला, इसीलिए जिस भारत सरकार ने पाकिस्तान को पैसे देने से इनकार कर दिए थे, वही भारत सरकार दोबारा से पाकिस्तान को पैसे देने के लिए राजी हो गई। भारत सरकार ने पाकिस्तान को पैसे देने से इसीलिए इनकार कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। लेकिन इसके बाद महात्मा गांधी ने उपवास के बल पर भारत सरकार पर दबाव डाला और यही सबसे बड़ा सबूत है कि भारत सरकार ने गांधी को खुश करने के लिए अपना फैसला तक बदल लिया। नाथूराम गॉडसे के अनुसार भारत सरकार जनता के बल पर नहीं बल्कि गांधी के सोच के हिसाब से चल रही है। गॉडसे आगे कहते हैं कि मैं गांधी जी के उदात्त चरित्र, उनकी निरंतर काम और तपस्या की प्रशंसा करता हूं, लेकिन गांधी जैसे इंसान को राजनीतिक मंच से हटना होगा, क्योंकि जब तक गांधी राजनीतिक मंच से नहीं हटते तब तक भारत कभी भी एक राष्ट्र की तरह अपना फैसला नहीं ले पाएगा। इसीलिए मैं जब गांधी जी के सामने गया तब मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इसके बाद अपना नैतिक कर्तव्य निभाते हुए गांधी को मार डाला। अब दोस्तों इस दूसरे आरोप में नाथूराम गॉडसे सीधे सीधे गांधी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि जो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए गए उसको देने के पीछे गांधी का हाथ था। लेकिन दोस्तों अब हम इस बात की सच्चाई को जानते हैं कि आखिर इसके पीछे था क्या। इसके लिए दोस्तों आपको ये समझना होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो यहाँ पर केवल जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था, यहाँ पर उन सभी संसाधनों का भी बंटवारा हुआ था जिसका इस्तेमाल पूरा देश करता था। इसीलिए देखते हुए ये निर्णय किया गया कि भारत एक बड़े राज्य होने की वजह से पाकिस्तान को उन सभी संसाधनों का पैसा देगा जो आती तो पाकिस्तान के हक में भी हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल भारत करेगा। इसीलिए उन संसाधनों की वजह से पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया गया। लेकिन फिर बीच में एक घटना होती है कि पाकिस्तान कश्मीर पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले भारत सरकार पाकिस्तान को पहली किस्त 20 करोड़ रुपए के रूप में दे चुकी थी। लेकिन जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, इसके बाद पूरी भारत सरकार गुस्सा गई और इसीलिए पाकिस्तान की जो दूसरी किस्त बची हुई थी उसको देने से भारत सरकार ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन वहीं उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। उन्होंने कहा कि जब दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ है तो इस समझौते को पूरा करना चाहिए, नहीं तो दोनों देशों में युद्ध की स्थितियां बन सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ गांधी भी माउंटबेटन की इस राय को लेकर सहमति रखते थे। गांधी जी ने कहा था कि हमें बदले की भावना से नहीं देखना चाहिए बल्कि हमें अपना वादा पूरा करना चाहिए। अगर हम अपने वादे से मुकरते हैं इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की नाक नीची होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नाथूराम गॉडसे गांधी जी पर ये आरोप लगाता है कि गांधी जी ने उपवास के बल पर भारत सरकार पर दबाव डाला कि वो पाकिस्तान को अंतिम भुगतान जारी करे। तो ये आरोप बिल्कुल और बिल्कुल झूठा था। इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं सितंबर 1947 में, जब गांधी जी कलकत्ता से पंजाब जाने के लिए दिल्ली पहुंचे। लेकिन जैसे ही गांधी जी दिल्ली पहुंचे वहां पर उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक खबर मिलती है कि दिल्ली में दंगे बहुत ज़्यादा भड़क चुके हैं। सांप्रदायिक हिंसा इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ लड़कर मर रहे हैं। तब गांधी जी ने अपने पंजाब जाने के निर्णय को स्थगित कर दिया, तब तक जब तक वे दिल्ली में रुककर उन सभी दंगों को शांत ना कर दें। इसके बाद गांधी जी वहीं दिल्ली में रुक गए और उन्होंने इन दंगों को रोकने के लिए बहुत कोशिश की। फिर इसके चलते हुए भी जब गांधी जी की सभी कोशिशें नाकाम हो गईं, तब गांधी जी ने 12 जनवरी 1948 को अपना अनशन शुरू कर दिया। इस अनशन में गांधी जी ने उपवास रखा था और ये उपवास इसीलिए रखा गया था जिससे भारत में शांति बनाई जा सके। 12 जनवरी को भी गांधी जी ने प्रार्थना सभा में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने चाहिए। वहीं दूसरे दिन 13 जनवरी को भी गांधी जी ने इस बात का कोई भी जिक्र नहीं किया कि भारत को 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने चाहिए, बल्कि उस दिन उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए और दोनों धर्मों के बीच शांति स्थापित करने के लिए भाषण दिए थे। वहीं 15 जनवरी को एक पत्रकार के द्वारा जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने अपने इस उपवास को क्यों रखा है, तब भी गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की बात का कोई जिक्र नहीं किया था। वहीं 18 जनवरी को हिंदू और मुस्लिम नेताओं के द्वारा जो समिति बनाई गई, उन समितियों में भी ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का जहां पर जिक्र हो। वहीं सबसे बड़ा सबूत उस समय भारत सरकार के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया था,
उस प्रेस नोट में भी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। इसीलिए नाथूराम गॉडसे का ये कहना कि गांधी जी ने उपवास इसलिए रखा था जिससे वो भारत सरकार पर दबाव डाल सकें कि वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करे, ये बात बिल्कुल और बिल्कुल झूठी है। तीसरा और अंतिम कारण, नाथूराम गॉडसे गांधी जी पर यह आरोप लगाता है कि गांधी जी से भारत को खतरा है। अब यहाँ पर नाथूराम गॉडसे अपने बयानों में कहता है कि मैं गांधीवादी अहिंसा की शिक्षाओं का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं उनकी धार्मिक सहिष्णुता से नफरत करता हूँ। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है कि जितने भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, इन सभी को आपस में मिलकर रहना चाहिए और इन सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के धर्मों से सीखना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गॉडसे ये भी कहता है कि गांधी जी की अहिंसा के कारण भारत ने पहले ही पाकिस्तान मुसलमानों को सौंप दिया, जिस वजह से ना जाने कितने लोगों के घर उजड़ गए, बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ और ना जाने कितने सारे लोग घर से बेघर हो गए और ना जाने कितने लोगों का परिवार टूट गया। इसीलिए अगर गांधी को नहीं रोका गया तो ये और भी अधिक विनाश और नरसंहार लेकर आएंगे। गॉडसे अपने बयानों में कहते हैं, हिंसक आक्रमण का उत्तर एकमात्र हिंसक आत्मरक्षा है। गांधी जी ने हिंदुओं की कीमत पर पाकिस्तान का समर्थन करके अपने हिंदू धर्म और संस्कृति से विश्वासघात किया है। गांधी जी की जितनी भी अहिंसा की व्याख्याएं थीं, वो केवल और केवल हिंदू समुदाय के लिए थीं और हिंदुओं के द्वारा गांधी जी की उस व्याख्याओं को माना भी गया। तभी नाथूराम गॉडसे कहते हैं कि मैंने ये सोचा, हिंदू धर्म के साथ होने वाले अत्याचार और इसके अंधकारमय भयंकर भविष्य को नहीं रोका गया, अगर बाहर से पाकिस्तान और अंदर से हिंदुओं को गांधी का सामना करना पड़ा, ये सोचते ही मैंने अपना चरम कदम उठाने का फैसला लिया और उनकी हत्या कर दी। अब इस तीसरे बयान के चलते हुए नाथूराम गॉडसे गांधी जी पर यह आरोप लगाता है कि गांधी जी ने मुसलमानों के साथ मिलकर हिंदुओं पर अत्याचार करे, फिर भारत और पाकिस्तान का विभाजन कराया। लेकिन दोस्तों, नाथूराम गॉडसे का ये आरोप भी बिल्कुल झूठा साबित होता है। तो चलिए जानते हैं कैसे। ब्रिटिश सरकार ने जब से भारत पर शासन किया, तब से शुरुआत से ही उन्होंने एक नीति अपनाई, फूट डारो और शासन करो। इस नीति के चलते हुए ब्रिटिश सरकार ने हमेशा से ही हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक भेदभाव करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार की कुछ नीतियां हिंदू धर्म के प्रति भेदभाव करती थीं, तो कुछ पाकिस्तान धर्म के प्रति। ऐसे करते करते जब 20वीं सदी आई, तो 20वीं सदी आते आते ये दोनों संप्रदाय एक दूसरे से नफरत करने लगे। अब समय के साथ जैसे ही भारत में आज़ादी की लहर उठी, तो सभी लोगों के मन में आज़ाद होने की इच्छा पनपने लगी। अब इस इच्छा के पनपने से क्या हुआ, भारत में दो संप्रदाय जन्म ले चुके थे, हिंदू और मुस्लिम। अब ये लोग एक दूसरे को एक समान नहीं समझते थे, ये दोनों अलग अलग मानते थे। इसीलिए आज़ादी की लड़ाई में इन दोनों दलों के नेता अलग अलग तरीके से अपना योगदान देने लगे। बस यहीं से वो चिंगारी उठती है कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं। अगर हम गांधी जी की बात करें, तो गांधी जी ने अपने एक भाषण में साफ साफ ये कहा था, हिंदू और मुस्लिम ये दोनों अलग संप्रदाय हो नहीं सकते और मैं इन्हें अलग संप्रदाय मानता भी नहीं हूँ। ये दोनों धर्म आपस में एक साथ रह सकते हैं। अगर मैं कभी भी इन दोनों धर्मों को अलग अलग बांटने की बात सोचूं भी, तो ये मेरे के लिए कुछ ऐसा होगा जैसे मैं ईश्वर को नकार रहा हूँ। मेरी आत्मा हमेशा से इस विचार के विरोध करती है कि कभी भी पाकिस्तान और हिंदुओं को अलग अलग नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने बहुत सारे प्रयास किए कि हिंदू और मुस्लिम नेता कांग्रेस को ना छोड़ें, लेकिन जब जब गांधी जी इस बात का मुद्दा उठाते थे, तब हिंदू और मुस्लिम दलों के जो गरम नेता थे, वो गांधी जी से इस बात के लिए बहुत चिढ़ने लगे। फिर एक समय आता है 1946, जब पाकिस्तानी लीग के नेताओं ने सीधी कार्रवाई दिवस बनाया। दोस्तों, सीधी कार्रवाई दिवस एक ऐसा हिंसक आंदोलन था जो कि कोलकाता में किया गया, जिसमें सीधे तौर में ये ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क है और ये अलग राज करेगा। इस सीधी कार्रवाई के दौरान कलकत्ता में 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद गांधी जी और उनके अनुयायियों पर, जो कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के विरुद्ध में थे, उन पर यह दबाव पड़ने लगा कि अगर कुछ समय तक हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रखा गया तो पूरे देश में युद्ध ऐसी स्थिति बन जाएगी। इसके चलते हुए गांधी जी को भी पीछे हटना पड़ा। इस तरह देश का विभाजन हुआ था। तो दोस्तों, नाथूराम गॉडसे का गांधी जी पर लगाया हुआ ये आरोप भी बिल्कुल झूठा साबित होता है। दोस्तों, पूरी जानकारी ना होने की वजह से आज लोग गांधी जी के ऊपर ना जाने कितनी तरह की टिप्पणियां करते हैं, उन्हें गलत ठहराते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि गांधी जी का कोई भी काम ऐसा नहीं था जिसे लेकर उन्हें गलत ठहराया जाए। उन्होंने जितने भी काम देश के लिए किए, वो सभी देश के हित में थे।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ नाथूराम गॉडसे ने जितने भी आरोप गांधी जी पर लगाए थे वो समय के साथ बिल्कुल धुंध की तरह मिट गए। अब उन्हें कोई भी नहीं जानता।